सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। गुड आफ्टरनून अंजलि कुमारी जी, आप सभी लोग अपना अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के क्लास में ही समझाया था कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर लेंगे, ताकि आपको यह चीज पता रहे कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस स्वरूप में पढ़ना है। ये चीज जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे ही आपके क्लास की शुरुआत होगी तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट होंगे, विभिन्न प्रकार के टॉपिक होंगे, और आपके मन में एक प्रकार का हो सके कि कहीं संदेह आए कि क्या इतना आसान, क्या इतना इजी होता है। तो उन तमाम प्रकार की चीजों को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। आपके क्लास में ढेर सारे ऐसे मित्र भी कनेक्टेड हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था दिसंबर में। कब एग्जाम दिया था? तो 14 या 15 दिसंबर को उन्होंने एग्जाम देने का काम किया था, और उसमें उनका मात्र 10 नंबर बन रहा है। 10 नंबर, 15 नंबर, अर्थात 20 से नीचे हैं। क्या है? 20 से नीचे हैं। और कल के क्लास में ही मैंने आपको समझाने का काम किया था कि ये जो बेसिक मैथ है आपका एक प्रकार का ऐसा आधारशिला का निर्माण करता है जिसके आधार पे आप अपने तमाम प्रकार के विषयों पर क्या करते हैं, एक मजबूत पकड़ बनाने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे संज्ञानात्मक विचारधारा में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, संज्ञानात्मक विचारधारा, क्या इस वर्ड का अर्थ आप लोगों को पता है? संज्ञानात्मक विचारधारा, इसका अर्थ हुआ कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं, उस कार्य को करने का जो हमारा तरीका है, उस कार्य को करने का जो हमारा कौशल है, उसी को हम लोग संज्ञानात्मक विचारधारा के नाम से जानते हैं। और यह बेसिक मैथ खास करके आपके उसी संज्ञानात्मक विचारधारा में क्या करता है, तो उसके चिंतन कौशल को मजबूत करने का काम करता है। और इन तमाम प्रकार के संप्रत्ययों को हम लोग अपने कक्ष में समझने का भी कार्य करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा झलक दिखाना चाहता हूं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ताकि आपको इस चीज का एहसास रहे, आपको ये चीज पता रहे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य हमारा बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, और हम लोग बिल्कुल अपने टॉपिक के साथ में क्या है, कनेक्टेड है। इसलिए आपके सामने में हर एक प्रकार की बातें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर पाइएगा, तो 100% सटीकता के साथ अपने कक्ष पर आप ध्यान केंद्रित कर पाइएगा। तो इस चीज को अपने माइंड में रखने का आपको क्या करना है, कार्य करना है। अर्थात सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखे, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। एक छोटा सा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने कॉपी को अवश्य ओपन कर लीजिए। आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने कॉपी को ओपन कर लीजिए। जितने भी प्रकार के अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट को देखने का काम करेंगे, पॉइंट को समझने का काम करेंगे, उन तमाम पॉइंट को आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखने का काम कीजिएगा। आप सभी लोगों का मैसेज आ रहा है, चुपचाप पढ़ने का कार्य कीजिए। यहाँ पे यूट्यूब की तरह का माहौल उत्पन्न नहीं करना है। आप सबका मैसेज आ रहा है, आपने यहाँ पर 1000 रुपया पे किया है तो उसका 100% सदुपयोग करना है। सिर्फ चैट बॉक्स में लगे रहिएगा तो कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। तो अपने कॉपी को ओपन कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संदेह, कोई भी डाउट रह जाए जो आपके चैट को पढ़कर मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं, तो उस केस में आप सुबह में 9 से 12 के बीच में मेरे पास में कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो अपने कक्ष में संपूर्ण जब तक आपकी क्लास चले तो सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि अपने चैट बॉक्स पे होना चाहिए। राइट? अब इस बात को मैं आइंदा आपको नहीं समझाऊंगा। तो चुपचाप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जितने भी पॉइंट आपके सामने आए उन तमाम पॉइंट को अपने कॉपी पे समाहित करने का काम कीजिएगा। राइट? तो जल्दी से अपने कॉपी को क्या कर लेना है, आपको ओपन कर लेना है।
क्योंकि जब तक आप लिखने का कार्य नहीं करेंगे तब तक आप समझने का काम नहीं कर पाइएगा। तो लिखने का काम बहुत ही आवश्यक है, और अपने द्वारा लिखे गए तमाम प्रकार के बातों को जब आप रिवीजन करते रहिएगा, रिकॉल करते रहिएगा, तो सारी चीजें आपके माइंड में समाहित होती रहेगी। तो कृपया करके अपने कॉपी को ओपन करें, तब तक मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ओपन करने का काम करता हूं। चलिए, ये आपके स्क्रीन पे जो आपको ये सवाल देख रहे हैं, ये सवाल आपके पिछले वर्ष का सवाल है, अर्थात जो एग्जाम आपका दिसंबर में हुआ है उसी दिसंबर का ये आपका सवाल है। इस सवाल को आपको देखने का काम करना है, और इस सवाल के अर्थ पे ही आपका सारा कार्य होगा। शुरुआती दौर में आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि मेरा मैथ मजबूत है, मेरा ये कमजोर है, मेरा ये मजबूत है, मेरा ये कमजोर है। परंतु अगर आपका सच में मैथ मजबूत होगा तो आप पैडागोजी में तर्क कर पाइएगा, वितर्क कर पाइएगा, और वहां पे आपका चिंतन करने का तरीका भी क्या होगा, अलग होगा। इसलिए आपको सभी चीजों पर ध्यान देना है और अपना एक फिगर सेट करना है कि हमें इतना स्कोर चाहिए ही चाहिए। आइए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल है, ये सवाल जो है आपका मापन प्रणाली से संबंधित आपका ये सवाल है, मेजरमेंट सिस्टम से आपका सवाल है। हम लोग यहाँ पे सवाल का डिस्कशन नहीं, चीजों को समझ रहे हैं। मापन प्रणाली से कि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पे क्या परिणाम प्राप्त होगा। अब जो मैं आपको तर्क की बात कर रहा था, अब यहाँ पर देखिए इस मित्र ने क्या किया, 1.3 केजी आंसर देने का काम किया। इनको सारा कुछ आने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी के चक्कर में गलती कर दिया। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है कि भाई 9 केजी, इसको हम लोगों ने क्या किया, ग्राम में लिख दिया 9000 ग्राम, और 7 केजी 7 ग्राम, 7 केजी 7 ग्राम को अगर आप ग्राम में चेंज कीजिएगा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा भी, तो क्या हो जाएगा, 7007 ग्राम हो जाएगा। इसको घटाने के लिए कह रहा है, और जब आप घटाइएगा 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 8 में से 7 गया 1, क्या हो गया, 1993 ग्राम हो गया, अर्थात 1.993 केजी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हल्का सा भी मिस्टेक करते हैं तो हमसे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, और इन तमाम प्रकार के गलतियों पे ही क्या करना है, आपको ध्यान देना है। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनको ऐसा प्रतीत तो होगा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं, परंतु एग्जाम हॉल के अंदर में इसी सरलता के चक्कर में हमसे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, और वही गलती आपको नहीं दोहराना है। अगला प्रश्न है आपका 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, ये क्या है आपका, तो ये आपका नंबर सिस्टम से संबंधित सवाल है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। और ये सभी चीज मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। जो भी ऐसे मित्र हैं जो पहली बार क्लास किए थे बेसिक मैथ का, उसके बावजूद भी 10 से 12 नंबर है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिएगा, आपके उस क्लास में नंबर सिस्टम के अंदर में विभाज्यता का नियम होगा, जहां पे हम लोगों ने गुणज और गुणनखंड को पढ़ने का काम किया। क्या किया, गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ने का काम किया। और इस सवाल में पूछ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का क्या है, गुणज है। इसी को हम लोग आसान शब्द में कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या है जो 6, 7, 4 से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, जो उससे डिवाइड होगा वही उसका मल्टीपल कहलाएगा। उदाहरण स्वरूप 6 के टेबल में 18 आता है, वो क्या हुआ, 18 उसका गुणज भी हुआ, और 18 को 6 क्या कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है कि नहीं, सरल प्रश्न। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये आपका नंबर सिस्टम का ही प्रश्न है, और ये कहलाता है आपका संख्या का प्रकार। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा, संख्या का प्रकार, जिसके अंदर में हम लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। तो वही पूर्व और पर से क्या है आपका यहाँ पे सवाल है। पूर्व का मतलब होता है पहले, 201 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 4781 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 4782 हो जाएगा। दोनों को आपको आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो ये आपके संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम का सवाल था।
अगला सवाल देखिएगा, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े, 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से इतने माप वाले, देखिए प्रश्न देखने में कितना आपका अजीब टाइप का लग रहा है। इसका मैंने सिंपल सा आप लोगों को सिखाया होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसे मित्र होंगे जो पहले पढ़े होंगे तो आप याद कीजिए कि कभी मैंने बोर्ड पर लिखा है कि बड़ा वाला का माप और डिवाइडेड बाई छोटा वाला का माप। क्या आपको याद आ रहा है इस तरह का कुछ? छोटा वाला का माप आप अगर माइंड पे जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल, ये भी आपका मेजरमेंट सिस्टम से है, परंतु यहाँ पे साइन अलग अलग है। कहीं पे मीटर है, कहीं पे सेंटीमीटर है। तो जब भी दो प्रकार का यूनिट होगा तो उसे हमें क्या करना है, एक यूनिट में चेंज करने का काम करना है। और ये सब हमारा बेसिक आधार है। जैसे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो आपके क्लास में जितने लोग मौजूद हैं जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। जल्दी से चलिए, सिंधु कुमारी जी बताइए, आपका मैथ बहुत मजबूत है, आप मैसेज कर रही हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो आप लोग कहिएगा कि गौरव 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे है 8 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला, तो बड़ा क्या है, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े, 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से इतना माप वाले कितने फट्टे बनाए जाएंगे। तो ब्लॉक तो सदैव बड़ा होगा, तो बड़ा वाला माप किसका हुआ भाई, हमारा ब्लॉक का हुआ। और उससे हमको फट्टा बनाने, हम लोग जाते हैं खरीदते हैं, घर बनाना है, घर में गेट बनाना है, खिड़की बनाना है, तो हम लोग लकड़ी खरीद के लाते हैं, उसी की बात हो रही है। तो बड़े वाले के माप को ऊपर में लिखेंगे, छोटे वाले माप को नीचे में लिखेंगे, डिवाइड करके कट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग गणित को बनाते हैं। तो ये आपका मेजरमेंट सिस्टम है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सारे टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस उस क्लास से पहले मैं आपको इस चीज का एनालाइज करवा रहा हूं कि हम लोग जिन प्रकार के पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जिस प्रकार के टॉपिक को पढ़ेंगे, वो उसी स्तर का है। क्योंकि आप में से ढेर सारे ऐसे मित्र होते हैं जिनके मन में चलेगा कि बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो ऐसा नहीं है। तो नहीं, आप रेलवे या सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको सीटेट पेपर 1 का तैयारी करना है। तो उस पेपर 1 के बेस को आपको मजबूत करना है। अगर सच में आपका गणित मजबूत है, सच में आपका पेडागोजी सही है, तो आपका 30 में 30 स्कोर होना चाहिए, ना कि 30 में 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर होना चाहिए। राइट। अगला प्रश्न है आपका, ये आपके शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न है कि विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि। अब आप सभी को पता है भाग के बारे में, इसी को बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और सभी का आपस में संबंध होता है। जब आप लोग अपने डीलेट प्रथम वर्ष में गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़िएगा तो वहां पे आपको एक टॉपिक भी पढ़ना है, गणितीय संक्रियाओं का अंतर संबंध, मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो भी हमें पढ़ना है। और वहीं से आपका ये सवाल है कि विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया, अनौपचारिक कलन विधियां। अब आप याद करें कि क्या मैंने आपको अनौपचारिक अर्थ समझाया है आपके डीलेट में? तो आप कहिए कि हाँ गौरव, आपने बताया था। अनौपचारिक शिक्षा होता है और औपचारिक शिक्षा होता है। अनौपचारिक जो हम अपने मेहनत का, जहाँ पे हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, बिना मेहनत का हम लोग सीख लेते हैं, उसी को अनौपचारिक कहते हैं। और जब हम भाग की बात करेंगे तो भाग तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, तो ये तो हमारा अनौपचारिक होगा नहीं। जब भी हम लोग सीखेंगे तो औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत में आएगा, तो ये तो अपना ऐसे ही गलत हो गया। भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा का मतलब जोड़, घटाव, गुना करना अच्छी तरह से जान ले। और जब तक बच्चे को इन तमाम प्रकार के संक्रियाओं के बारे में पता नहीं होगा तब तक वह सही तरीके से नहीं बना पाएगा। विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते हैं, ये क्या हो गया, सिंपल उसके रुचि के ऊपर में आ गया। और हम सभी को पता है
कि गणित में हम लोग पढ़ेंगे भी, गणित के सिखाने की एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है अ, भा, ची, प्र। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अ से मतलब हुआ अनुभव, भा का मतलब हुआ भाषा, ची का मतलब हुआ चित्र और प्र का मतलब हुआ प्रतीक। अर्थात जब हम लोग बच्चों को कंसेप्ट समझाएंगे तो इसी आधार पे, अनुभव के आधार पे उदाहरण देंगे, भाषा का उपयोग करेंगे, चित्र का उपयोग करेंगे और तब प्रतीक की तरफ जाएंगे। अर्थात ये भी हमारा गलत है। भाग की समस्याओं को दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। आपको पढ़ना है दैनिक जीवन में गणित, दैनिक जीवन के चारों तरफ कहीं ना कहीं गणित का उपयोग होता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और आपने पूछा कि आलू कैसे है। मार्केट में कहा कि 30 रुपए केजी है। क्या है? 30 रुपया में 1 केजी आलू है। आपकी मम्मा ने आपको कहा कि आधा केजी आलू लेकर आओ। तो जब तक आपको भाग का कंसेप्ट पता नहीं होगा तो क्या आप आधा किलो आलू का दाम निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। अर्थात दैनिक जीवन में भी भाग की आवश्यकता पड़ती है और आपके डीलेट में भी आपको पढ़ना है दैनिक जीवन में गणित का उपयोग। ये टॉपिक भी आएगा और मैं आपको समझाऊंगा भी। इस तरह से आपका क्या है, पेडागोजी का सवाल है। आगे बढ़िए। अगला है आपका, राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन इतना चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन इतना चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी क्या है? अब लोगों ने गलती क्या किया, समझिए। यहां पर उन्होंने गलती क्या किया, सिंपल इसको और इसको आपस में जोड़ दिया, जबकि यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है प्रतिदिन। किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रतिदिन। अर्थात इस लाइन का आशय हुआ कि राधा सोमवार को भी 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, बुधवार को भी इतना चलती है और शुक्रवार को भी इतना चलती है। तो पहले हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो हमें पता चलेगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार वह कितना चली, और फिर मंगलवार, बृहस्पतिवार को प्रतिदिन, अर्थात इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मंगल को और गुरु को वह कितना चली, और तब उससे आपस में जोड़ेंगे। तो हर एक शब्द का अर्थ होता है और इस प्रतिदिन पे जिसने ध्यान नहीं दिया उनका क्या हो गया, आंसर गड़बड़ हो गया, उन्हें समझ में नहीं आया। तो हर एक शब्द के अर्थ को आपको पता करना पड़ेगा। अगला है आपका भिन्न। भिन्न को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, और जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, एक आपका आ गया गणितीय चिन्ह, निरूपण की बात आ गई, उसके बाद आपका एक शब्द आपको इसमें और नहीं है, यहाँ पे फिर निरूपित का अर्थ आ गया। अर्थात इन तमाम प्रकार के शब्दों को आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। यही सेम सवाल आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, परंतु इसके अंदर में जो शब्द का उपयोग हो रहा है और जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है उस शब्द को अपने कॉपी पे आपको लिखना है ताकि उसके अर्थ को आप जान सके। अब अगला हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे सममिति। देखिए, सममिति से भी आपका प्रश्न है कि किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं। सममिति क्या होता है? तो हम लोग जब ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, त्रिभुज के बारे में, कोण के बारे में और सममिति के बारे में, इतना पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सममिति को बोलते हैं साइमेट्रिक फिगर, जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवाइड करने पे एक समान फिगर हो, उसी को सममिति रेखा बोलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं। यू को ऐसे विभक्त कीजिएगा तो एक ही निकलेगा, ऐसे करेंगे तो एक समान नहीं आएगा। एच को ऐसे भी करेंगे तो एक समान फिगर होगा और ऐसे भी करेंगे तो भी एक समान होगा। बी में नहीं हो पाएगा और ई में भी नहीं हो पाएगा। अर्थात 2 सममिति रेखा किसमें है? तो ओनली फॉर एच में है। तो जिस बच्चे को सममिति का अर्थ ही पता नहीं होगा, क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ये भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी और फिर से पढ़ेंगे। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न, देखिए मुक्त सिरे वाले प्रश्न, इसी को अलग अलग शब्द में बोलेगा। मुक्त सिरे को बोलते हैं ओपन एंडेड, या इसी को हम लोग बोलते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। क्या बोलते हैं? खुला अंत वाला प्रश्न, या फिर इसी को बोलते हैं
अपसारी चिंतन। क्या बोलेंगे? अपसारी चिंतन बोलेंगे। अर्थात ये ओपन इंडेड सवाल कहलाएगा, यही हमारा विकेंद्रीकरण कहलाएगा। अर्थात इस प्रकार का प्रश्न जिसका हल एक से अधिक निकल कर आता है उसी को मुक्त सिरा बोलते हैं। और ये मुक्त सिरा सिर्फ आपके गणित में ही नहीं, गणित के अलावा आपके सीडीपी में, आपके ईवीएस में, आपके हिंदी में, आपके संस्कृत में, उर्दू में, इंग्लिश में, कहीं भी आपका इससे संबंधित सवाल आ सकता है। तो ये ऐसा पेडागोजी का वर्ड सब है जो आपको हर विषय में काम करेगा। और इन तमाम प्रकार में, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आपको आ गया कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन को ही हम लोग अलग अलग शब्दों में समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं, अवधारणात्मक कहते हैं, आलोचनात्मक कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। राइट, ये अलग अलग शब्द है और इन तमाम चीजों का अर्थ क्या होता है? तो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। तो मुख्य तौर से हमें अपने भाषा को मजबूत करना है। और ये भाषा कैसा होना चाहिए? तो हमारा शिक्षण शास्त्रीय भाषा होना चाहिए, हमारा पेडागोजिकल टर्म होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने बेस से काम करना पड़ेगा। आइए अगला सवाल भी देखते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए बट्टा पर का जोड़ घटाव आ गया। अब कहिए है गौरव ये तो बहुत बउआ वाला चीज है, ये क्या है? नॉर्मल आपका बट्टा पर का जोड़ घटाव है, जो कि आप सभी को आता होगा, नहीं भी आता होगा फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? यही मैंने कहा था कि ज्यामिति के अंदर में हम लोग रेखा के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड के बारे में क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। यही आपकी क्या है? ज्यामिति की टॉपिक है। सुबह 9 से 12 में सर कॉल कर दिया कीजिए, सुबह 9 से 12 के बीच में कॉल किया कीजिए सर, अभी क्लास चलती रहती है। ठीक, तो ये आपका हो गया ज्यामिति संबंधित आपका सवाल हो गया। अब देखिए ये आपका सबसे पहला टॉपिक संख्या पद्धति के अंदर में स्थानीय मान की बात होती है। हम लोग स्थानीय मान के भी बारे में पढ़ते हैं, हम लोग वास्तविक मान के भी बारे में पढ़ते हैं। और ये सवाल आपका नंबर सिस्टम का सवाल फिर से आया, जहां पे हम लोगों का टॉपिक होगा स्थानीय मान और वास्तविक मान। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर हिंदू अरेबिक प्रणाली के बारे में बिल्कुल बेस से पढ़ने का काम करेंगे। और आपको टारगेट करना है कि कम से कम 30 में हमारा स्कोर कितना होना चाहिए? तो 25 प्लस होना चाहिए, ये आपका टारगेट सेट होना चाहिए। और सीडीपी में कम से कम 30 में 28 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये सब आपको टारगेट सेट करना है, क्योंकि जिनका भी संस्कृत कमजोर है, जिनका भी उर्दू कमजोर है, जिनका भी इंग्लिश कमजोर है, तो वो कमजोर पक्ष को अब आप चाह के भी मजबूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा खेल है पेडागोजी का। और पेडागोजी का अर्थ वही बता सकता है जो उसके अर्थों को समझेगा। और संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, इंग्लिश हुआ, ये हमारे कमजोर पक्ष हैं, तो उसे अब हम चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि वह हमें वास्तविक जीवन से जुड़ने को मजबूर करता है, और उस चीज को हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ ही नहीं पाएंगे जब तक हम इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ के उसके अर्थ को रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे। तो कब तक हम अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो हमें अपना टारगेट सेट करना है 120 नंबर पे, और जो हमारा लैंग्वेज 2 होगा वो हमारे लिए बोनस मार्क्स कहलाएगा। राइट, अगला सवाल देखिए। तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा गया तो उसने 105 लिखता है। वो बच्चा अपने जगह पे सही है, उसने क्या किया? 100 लिखा और बाद में 5 लिखा। ऐसा गलती क्यों किया? क्योंकि उस बालक को स्थानीय मान का समझ नहीं है। और उस बालक के पास में स्थानीय मान का समझ होता तो वो पढ़ता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या कहलाएगा? तो 1005 कहलाएगा। परंतु बच्चे को स्थानीय मान का अवधारणा नहीं पता है, जिस कारण से उसने पहले 100 लिखा और 100 के बाद उसने क्या लिखा? 5 लिखा। क्यों? क्योंकि उस बालक को स्थानीय मान का कंसेप्ट पता नहीं है। राइट, इस तरह से हम लोग जो पढ़ेंगे कंटेंट को, उसी कंटेंट से आपका पेडागोजी का सवाल रहता है। ये देखिए सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है? जैसे ही आपका संज्ञानात्मक शब्द आए तो आपके माइंड में जीन पियाजे साहब आने चाहिए, जो कि आपके सीडीपी के अंदर में आपको पढ़ना है।
क्या है जो विद्यार्थी को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। ये चीज आपको काम करेगा कब? तो जब आप लोग सीडीपी के अंदर में जीन प्याजे साहब के टॉपिक को पढ़िएगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़िएगा, तो उनके उस सिद्धांत के अंदर में वर्गीकरण शब्द है, क्रमबद्धता शब्द है, संरक्षण शब्द है, 4 प्रकार की अवस्था है। तो यही सब आधार आपको वो तमाम चीज समझने में मदद करेगा। आप में से ढेर सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो इन तमाम प्रकार के बातों को सिर्फ गणित के रूप में देखते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपका एक ऐसा आधारशिला का निर्माण करेगा जो आपको उसका मेन पेडागोजी समझने में बहुत ज्यादा सहूलियत करेगा। और इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन अपने कॉपी पे चीजों को लिखना पड़ेगा, मुझसे बार बार पूछना पड़ेगा। अभी नए नए में जितने भी शब्द आपको समझ में नहीं आए, उतना बार आपको मुझे परेशान करना पड़ेगा। मुझसे पूछने में अगर शर्माइएगा तो कभी भी कुछ नहीं सीख पाइएगा। आगे देखिए, यह है आपका एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न है, और यह आपका सीडीपी का टॉपिक है। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसका सवाल आपके मैथ में है कि कम्यूटेशन सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि। अब इस सोच का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के सोच को हम लोग किस नाम से जानते हैं? और जब तक हम लोग एनईपी के टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो क्या इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे? क्या कभी संभव है इसका आंसर दे पाना? तो ये भी आपका सीडीपी का ही टॉपिक है। अगला है आपका प्रश्न, आंकड़ों का प्रबंधन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो डाटा हैंडलिंग कहते हैं। यह भी हमारा टॉपिक है। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब जब हम लोग आंकड़ों के प्रबंधन को पढ़ेंगे तो आयत का चित्र है, आंकड़ों का आलेख है, एक दंड आलेख है, एक ऐसा रेखा आलेख आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने का काम आता है। तो आंकड़ों के प्रबंधन की जब टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे, सबसे अंतिम का टॉपिक हमारा होता है डाटा हैंडलिंग, जहां पे हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ते हैं, माध्य पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं और बहुलक पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, मिडेन पढ़ते हैं, और हम लोग डाटा हैंडलिंग को पढ़ते हैं। ये हमारे बेसिक मैथ का सबसे अंतिम का टॉपिक होता है। और जितना भी आपका सिलेबस होगा, सभी सिलेबस से आपके कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड करके सवाल रहते ही रहते हैं। इस बार आपका मैथ का बहुत ही आसान पेपर था, आराम से आप लोग 25+ नंबर लाने की कोशिश कर सकते थे। अगला है आपका प्रश्न कि गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? अब याद करें, अगर आपका सेशन 24-26 होगा तो कल रात को हम लोग F3 पढ़ रहे थे, और F3 के अंदर में क्या मैंने आपको आकलन शब्द पढ़ाया था? एक बार अपने माइंड पर जोर डालिए। और उस आकलन के अंदर में एक जगह मैंने लिखा होगा रचनात्मक आकलन, क्या आपको याद आ रहा है? दूसरा मैंने लिखा होगा योगात्मक आकलन, क्या आपको याद आ रहा है? और तीसरा मैंने लिखा होगा निदानात्मक आकलन। इसी रचनात्मक आकलन से आपका यह सवाल है जो कि आपके गणित के शिक्षण शास्त्र में है। कल रात 9:30 बजे हम लोगों ने मिलकर पढ़ने का काम किया होगा कि ऐसा कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम का मतलब हो गया कि जो गलत है, जो नहीं है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या आप में से कोई भी ऐसे मित्र हैं जो रात को क्लास में उपस्थित थे और उन्होंने इस चीज को पढ़ने का काम किया होगा? हर प्रकार का पढ़ाई आपका, चाहे डीलेड हो या आपका डीलेड का फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का या आपका सीटेट, इस सभी का पेडागोजी क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है। बस हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बहुत ही आसानी पूर्वक आपका चीजों का क्या होगा? निवारण होगा, समाधान होगा। आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा का बात क्या है? सबसे ज्यादा फायदा का आपका बात है कि मैं ही आपको डीलेट पढ़ाता हूं, मैं ही आपको सीटेट पढ़ाता हूं। तो जितने प्रकार के आपके टॉपिक होंगे उसको आप एक बार नहीं 4-4 बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आप लोग जब बेसिक मैथ पढ़े होइएगा पहले, जो भी पुराने मित्र होंगे उनको मैंने कंप्यूटर वाला या पेड़ का साइज वाला ऐसा प्रश्न मैंने बनवाया होगा, दूध वाला, कॉफी वाला, अगर आपको याद आ रहा होगा तो
ठीक, चलिए क्या कह रहा है आपको कि भाई सही विकल्प को चुनिए। अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अब अंगूर कहाँ है, तो अंगूर है यहाँ पे 28, और केला कहाँ है, केला यहाँ पे है 14। इस दोनों को पसंद करने वाले का अंतर 28 माइनस 14 करेंगे, अंतर कितना है 14। यहाँ पे क्या है 16, गलत हो गया। तो ऐसे वाले प्रश्न में, स्टेटमेंट बेस्ड वाले प्रश्न में आपको चारों स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा और तब जाकर आपका एक आंसर निकल कर आएगा, और इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो जब भी आपको एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न हो तो उसको टिक मार के रखिए और अंतिम में बनाइए, वरना एक सवाल के चक्कर में आपका 5 सवाल छूट जाता है। सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी बड़ी बात नहीं है, कब कहाँ किसे स्किप करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं जो 150 मिनट में मात्र 120 130 सवाल ही बना पाते हैं, और अंतिम का 20-30 सवाल क्या होता है, उनको अंदाजा पे गोला घेरना पड़ता है, जो कि एक निगेटिव बात है। तो ये प्रश्न है बहुत आसान, परंतु इसमें चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को स्किप करना है और अंत में जब समय बचे तो बनाने का काम करना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है आपका, चौथी कक्षा के बच्चों की क्षेत्र की अवधारणा से परिचित, क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अर्थात इस सवाल में आपको पढ़ना होगा, जब हम लोग मापन प्रणाली पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, परिमाप के बारे में पढ़ेंगे कि गिन तारा क्या होता है। गिन तारा क्या है, अपने आप में एक प्रकार का TLM है। क्या है आपका, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। गिन तारा को हम लोग कहते हैं TLM, इसी को अंग्रेजी में अबेकस कहते हैं। सन्निकटन और अनुमान हम लोग पढ़ेंगे, सन्निकटीकरण पढ़ेंगे, जैसे कि उदाहरण स्वरूप 6.93 लिखा हुआ है तो इसका राउंड अप क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। ये 7 कैसे बनेगा ये भी हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे। सूत्र आधारित विधि बच्चों के लिए क्या होता है, सही नहीं होता है। टाइलिंग टेस्लेशन किसे कहते हैं, तो जो अलग अलग प्रकार का आकृति होता है उसे आपस में समाहित करके हम लोग कोई डिजाइन बनाते हैं, उसी को हम लोग टाइलिंग के नाम से जानते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल आपका गणित का है कि इतना जमा कर दिए, यदि महीने के अंत में उसके खाते में इतने की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। ये आपका क्या है, पूर्ण रूप से तर्क के ऊपर में संबंधित आपका ये सवाल है। बस आपको सोचना है कि 2567 रुपया हमने क्या किया, जमा कर दिया, और महीने के अंत में इतना धनराशि है, तो प्रारंभ में क्या था। तो स्टार्टिंग में हम लोग ऐड करेंगे, x मानकर हम लोग बना सकते हैं। पैटर्न का सवाल है, पैटर्न भी हमें पढ़ना, और ये पैटर्न कैसा है, तो ये पैटर्न है नंबर सीरीज का, आपका यह पैटर्न है। इसी को श्रृंखला पद्धति कहते हैं। कभी कभी आपका अल्फाबेटिकल पैटर्न आ जाएगा, कभी कभी आपका फिगर वाला पैटर्न आ जाएगा। जितना भी चीज है सभी आपका उसी टॉपिक से है। वेन हिले साहब से आपको ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत पढ़ना है गणित के अंदर में। यहाँ पे सवाल है कि एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वेन हिले के किस स्तर पे है, अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वेन हिले साहब के बारे में पढ़ेंगे। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रुखसीना मुमताज जी, आपको अभी इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सभी चीज हमने पढ़ा नहीं है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने में एनालाइज किया हूं और दिखाने का काम कर रहा हूं कि जो भी आपका सिलेबस है, जो हम लोग यहाँ पर बेसिक मैथ में पढ़ने का काम करेंगे, वहाँ पे ये सारे टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। और जब हम इस चीज को पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि यस इसी लेवल का हमारा प्रश्न होता है। इसलिए मैंने इस बार इस काम को पहले ही शुरुआत किया है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हम वेन हिले के सिद्धांत को पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या हमने पैटर्न पढ़ा कि नहीं, क्या हमने डाटा हैंडलिंग पढ़ा कि नहीं, क्या हमने नंबर सिस्टम पढ़ा कि नहीं, क्या हमने मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा कि नहीं, क्या हमने TLM पढ़ा कि नहीं, क्या हमने शिक्षण विधि पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अर्थात इन तमाम प्रकार के टॉपिक को मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूं
ताकि आपका जो फोल्डर बना हुआ है और जब हम लोग क्लास नंबर 1 से टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो आपके मन में ऐसा संदेह न रहे कि भाई हमने जो चीज को पूछा है उस चीज को पढ़ा ही नहीं। इस संदेह को मिटाने के लिए अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अभी आपने इन तमाम चीजों को पढ़ा ही नहीं है तो आपको समझ में आएगा कैसे। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, बस टॉपिक को अपने माइंड में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? ये एक या दो सवाल ऐसे होते हैं जो आपके गणित के क्षेत्र से क्या होंगे, सामान्य जानकारी से संबंधित सवाल होंगे। 30 में से एक या दो सवाल आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अगला है आपका बिना पुरावर्ती अर्थात बिना दोहराए हुए 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग्य क्या है। अर्थात यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, उदाहरण स्वरूप यहाँ पे 5 9 0 2 8 6 इस प्रकार से आपका दिया हुआ है 6 गो अंक। सबसे छोटा बनाना है तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह से बनाएंगे 0 2 5 6 8 9 और 0 को पहले लिख देंगे। यही यहाँ पर क्या होता है, मिस्टेक होता है, क्योंकि किसी भी अंक से पहले अगर आप शून्य लगाइएगा तो इसका कोई महत्व नहीं होगा और ये 6 अंक न कहला के 5 अंक कहलाएगा। तो ये सब मिस्टेक के कारण लोगों का गलत हो जाता है और ये सब मिस्टेक आपको नहीं करना है। पेपर बहुत आसान आता है, चाहे किसी भी विषय का हो। खास करके आपके लैंग्वेज को अगर हम लोग स्किप करके चले तो आपका पेपर बहुत इजी होगा। बस आपको समझने का काम करना है। और ये भी सवाल आपका नंबर सिस्टम से संबंधित था। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि, कलन विधि का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा विधि जहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हैं, उसी को हम लोग कलन विधि के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। अगला है आपका सवाल दूसरी कक्षा, ये भी आपका क्या है, कैंडी से सवाल अर्थात शिक्षण शास्त्र का सवाल है। उसके बाद है आपका त्रिभुज से, जो कि मैंने आपको कहा भी था कि ज्यामिति के अंदर में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। अगला सवाल आपका क्या आ गया, भिन्न से संबंधित सवाल आ गया। उसके बाद आपका 59 नंबर है एनसीएफ 2005, जो कि आपके सीडीपी के लिए आपको पढ़ना है। और सबसे अंतिम में सवाल है आभास संख्या, जो कि आपके नंबर सिस्टम से संबंधित है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसे भी मैं आपके यहाँ पे पीडीएफ के रूप में अपलोड करवा दूंगा, जिसे आप लोग देखने का काम कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके देखा कि जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि आपको फोल्डर के रूप में दिख रहा होगा, और हमारा क्लास नंबर शुरुआत होगा कहाँ से, तो हमारी क्लास की शुरुआत होगी नंबर सिस्टम के अंदर में। अभी तक आपका कोई क्लास नहीं हुआ है, अर्थात क्लास नंबर 1 की शुरुआत होगी नंबर सिस्टम से, जहां पे हम लोग अब इस चीज को पढ़ेंगे कि संख्या का निर्माण कैसे होता है, अंक क्या होता है, डिजिट क्या है, नंबर क्या है। उस जगह से बेस लेवल से हम लोग शुरुआत करते हुए जितने भी प्रकार के अभी आपने टॉपिक देखा है अपने क्वेश्चन के अंदर में, उन तमाम प्रकार के टॉपिक को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझसे अब आप पूछ सकते हैं, बताइए। अब जो भी आपके मन में संदेह है, आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज हमारा छूट रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे मैंने अपने अनुसार सभी चीजों को एनालाइज करके अलग अलग आपका फोल्डर बना दिया है। जब जिस प्रकार की क्लास होगी, अगर आप लाइव क्लास में उपस्थित नहीं रहिएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइव क्लास में आप लोग उपस्थित हों। आपका सभी फोल्डर बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, बीच बीच में हम लोग पेडागोजी पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में हम लोग अपना क्लास टेस्ट लेंगे, फिर आपको अपना मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रारूप में जब आप काम कीजिएगा तो स्वतः आपका पेडागोजी पे भी क्या होगा, काम होगा। और आपको मुख्य तौर से अपने पेडागोजी को मजबूत करना है, और पेडागोजी को मजबूत करने के लिए आपको गणित पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि गणित अपने आप में एक प्रकार का ऐसा विषय होता है जो हमारे तर्क शक्ति को, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, समस्या समाधान चीजों को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
इसलिए आपको हर एक कार्य करना है ताकि आपका चिंतन स्तर क्या हो सके, तो आपका चिंतन स्तर तार्किक हो सके, आप लॉजिकली सोच रख सके। इस लॉजिकल चीजों को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रतिदिन जुड़कर कार्य करना है। ठीक, चलिए बाकी सब्जेक्ट कब चालू होगा? ये क्लास आपका बेसिक मैथ का है। यहाँ पर आपका मैथ के साथ साथ पेडागोजी होता है। इस चीज को अपने माइंड में रखिए। और बाकी सब्जेक्ट की क्लास जैसे ही आपके सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, सीटेट के रिजल्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, सीटेट क्रैकर बैच आ जाएगा, जिसमें आपका बाकी सभी विषय रहता है। मैं सीटेट की तैयारी करवाने के लिए दो प्रकार का क्लास लेता हूँ। पहला क्लास का नाम है बेसिक मैथ और दूसरे क्लास का नाम है सीटेट क्रैकर। इस चीज को मैंने हमेशा से क्लियर करके रखा है, इस चीज को अपने माइंड में अवश्य क्लियर रखें। ठीक, चलिए हमको समझ आ रहा है पर 5 को समझ नहीं आया है। 5 की बात नहीं है अभी, अगर आपको एक भी समझ में नहीं आएगा तो कोई विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। पिछले वर्ष मैंने ऐसे ही शुरुआत किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करवाया था, तो बहुत लोगों के मन में ऐसा भ्रम था कि बहुत प्रकार का हमारा टॉपिक छूट गया। इसलिए आपका उस प्रकार का भ्रम का जन्म न हो, इसलिए मैंने आपके सामने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करवाने का काम किया है। आपको अभी सवाल समझना भी नहीं है, आपको बस अपने कॉपी के अंदर में सभी टॉपिक को लिखने का काम करना था कि जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जितना टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सारा टॉपिक है कि नहीं। उर्दू का क्लास हमारे पास में नहीं होता है, अभी हमारे पास में उर्दू के शिक्षक नहीं है, इसके लिए माफी चाहेंगे। उर्दू की क्लास हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। मैं आपको एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो लैंग्वेज 2 है, जैसे कि आपका सीडीपी हुआ, इसमें आपको अपना टारगेट सेट करना है। आपका मैथ हुआ, आपका ईवीएस हुआ, और आपका लैंग्वेज 1 में मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, तो हिंदी होता है। इस 4 विषय में आपको टारगेट अपना रखना है कि कम से कम 28 प्लस, 25 प्लस, 25 प्लस और 20 प्लस, इस तरह से आपको अपना टारगेट सेट करना है। कितना हो गया, 20, 20 40, 20 60, 20 80, 10 90, 8 98, लगभग 100 नंबर के आसपास। और जो भी आपका लैंग्वेज 2 में होगा सो आपके लिए बोनस, क्योंकि लैंग्वेज का सिलेबस हर विषय का एक समान होता है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सभी का सिलेबस एक समान होगा। बस उसका क्या है, तो भाषा का अंतर होता है, तो उर्दू का हमारे पास में अवेलेबल नहीं रहता है। और आपके मन में कोई संदेह है, क्योंकि जब आपकी सोमवार से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्लास नंबर 1 से, तो फिर आपके मन में कोई संदेह नहीं बचना चाहिए। इसलिए जो भी आपके मन का संदेह है, उन तमाम संदेह को अपने कक्ष में दूर कर लीजिए। और जब आपकी पढ़ाई की शुभ आरंभ हो जाए तो आपके मन में कोई चिंता न रहे, कोई डाउट न रहे, चुपचाप ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ना है। और जो चीज आपको समझ में नहीं आए सो आपको मुझसे पूछना है। सभी प्रकार के विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। हर एक चीज का, एक ईयर का नहीं, लगभग पिछले 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, सभी विषय का हो जाएगा। एकदम रिलैक्स रहिए, उसके लिए बिल्कुल रिलैक्स रहना है आयशा जी। और आपके मन में कोई सवाल, जो भी हमारे क्लास में उपस्थित मित्र हैं, किसी प्रकार का कोई भी संदेह है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं, अभी भी आपके पास में समय है। और जब कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा। और हर क्लास को अगर आप लाइव क्लास में संभव नहीं हो पाता है तो उसी दिन उस क्लास का रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट रखिएगा, वरना आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा कि आपके पास में रिकॉर्डिंग का पहाड़ हो जाएगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, और आपके मन में कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है? और कोशिश करते हैं, उर्दू का हम खोज रहे हैं, क्योंकि अब उर्दू बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उर्दू के शिक्षक जल्दी मिलते नहीं हैं, आसपास में क्षेत्र में उर्दू के शिक्षक काफ़ी कम है। मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ पर कोई मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। अगर कोई मिलेंगे तो अवश्य मैं आपके लिए उर्दू भी पढ़वाने का काम करूँगा। और आपके मन में कोई भी संदेह, तो इस बैच को अभी आपका रिजल्ट आने में समय है, आपके रिजल्ट तक में मैं आपका एक आधार कंप्लीट कर दूंगा और उसी आधार का उपयोग करते हुए आपको ढेर सारा पढ़ाई समझ में आएगा।
खास करके हमारे 24-26 वाले मित्र, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपना ये भी क्लास कीजिएगा, और जो आपका रात में 9:30 में क्लास होता है उसे मिस मत कीजिएगा। डिलेट प्रथम वर्ष के क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, वो आपके लिए सोने पे सुहागा है, समझे। उसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होगी और आपके लिए एक प्रैक्टिस का रूप तैयार करेगी। जब आप होमवर्क बनाइएगा तो ढेर सारा भाषा आपके पास में आएगा, और ये सारा पढ़ाई आपका किसका खेल है, तो लैंग्वेज का खेल है, भाषा का खेल है, समझे। तो इस चीज पे आपको पूर्ण रूप से लगे रहना है। और आपके मन में कोई संदेह, किसी प्रकार का डाउट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सब कुछ अगर सही लग रहा हो तो सोमवार से आपकी क्लास नंबर 1 से प्रारंभ हो जाएगी। तो अपने मित्रों को अवश्य बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि अगर पढ़ना है तो शुरुआती दौरे से जुड़ के पढ़ने का काम करो, वरना फिर क्लास में जुड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अंतिम में 1 महीना 2 महीना पहले लोग जुड़ते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। शुरू से जुड़िए और शुरू से अपने कमजोर पक्षों को दूर करने का काम कीजिए। बिल्कुल। चलिए, तो आराम से इन तमाम चीजों का मैं पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। और अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपका क्लास नंबर 1 का शुरुआत होगा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। शुरू शुरू में आपको अपना होमवर्क बच्चा टाइप का लगेगा, परंतु उसी होमवर्क सबको आपको बनाना है और वही आपको मदद करेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अर्थात सोमवार को क्लास नंबर 1 से। अपने गणित के लिए एक अलग कॉपी ले लीजिएगा, जिसमें आपके सारे शब्द रहेंगे। मार्केट से एक नया कॉपी ले लीजिएगा, सभी चीज़ों को उसमें समाहित करने का काम कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका सारा चीज एक जगह पे नोट डाउन रहे, आपको खोजना ना पड़े, आपको परेशानी ना हो। एक मार्केट से अपना एक कॉपी रखिएगा बेसिक मैथ का, और जब आपका आगे चल के सीटेट क्रैकर बैच आएगा तो एक कॉपी उसके लिए रखिएगा। 2 कॉपी आपको अपने पास में रखना है। कोई भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा पहले का 24-26 का, गौतम जी आपके यूट्यूब पे भी रहेगा, और टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे भी जो आपका नोट्स है उसके अंदर में भी आपके सारे वीडियोज लाइन बाय लाइन अपडेट रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा, इसमें जितना भी आपका मटेरियल होगा वो सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी क्वेश्चन से मैं टॉपिक बाय टॉपिक छाट छाट के अलग बनाता हूँ, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। बस आप लोग पहले 10 दिन पढ़ कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा। राइट। चलिए, तो अपने कमजोर पक्षों को बस मुझे आप बताइए, अगर उसका उपचार ना हो तब ना, तो आपको बताने का काम करना है। जब तक बताइएगा नहीं तब तक फिर आपको पता नहीं चलेगा। और आपके क्लास का टाइमिंग 2 बजे है कि 1 बजे है, आप लोगों ने क्लियर अभी तक नहीं किया है। आज भी आपकी क्लास 2 बजे से ही थी, परंतु कोशिश रहेगा कि 1 बजे से आपकी क्लास करवाऊं, ताकि आप लोगों का क्लास छूटे नहीं। जो भी लोग बच्चे को लाने जाते हैं उनको परेशानी ना हो। फिर भी देख लेते हैं। और आपका शेड्यूल 12 बजे से पहले आपको बनकर दिखना प्रारंभ रहेगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए। क्लास सही लग रहा हो तो अपने सभी दोस्त में शेयर करके उनको भी कहिए चलो जुड़ते हैं और जुड़कर पढ़ने का कार्य करते हैं। राइट। चलिए, थैंक यू।